लीलावती देवी महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हिंदी की सभी ध्वनियों के उच्चारण, शुद्ध उच्चारण कैसे किए जाए। हमने पढ़ा कि हिंदी में सामान्य अशुद्धियां क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, उनके उच्चारण शुद्ध कैसे किए जाएं, नियम क्या है। और इसमें हमें देखना था कि इनका उच्चारण होता कैसे है। सबसे पहले हमें इसमें जानना होगा कि इनके वर्गीकरण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और स्वर व्यंजन की कौन सी उच्चारण ध्वनियां हैं, उन्हें कैसे उच्चारित किया जाए, ये हमें जानना जरूरी है। जिसमें हमें पढ़ना था स्वरों का वर्गीकरण। तो हम आज देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो पहला है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार मतलब जब हम जीभ का प्रयोग करते हुए या जिह्वा के माध्यम से हम जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं उनके आधार पर। पहला है संवृत, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख के ऊपरी भाग और जिह्वा में कम दूरी होती है उन्हें संवृत कहते हैं। जैसे ई, ई, उ, उ। दूसरा है अर्धसंवृत, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर और जिह्वा में कम दूरी होती है वह अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ओ। तीसरा पॉइंट इसमें अर्धविवृत, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा की ऊंचाई कम होती है। जैसे ए, औ। इसके बाद है विवृत, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा की ऊंचाई सबसे कम होती है उन्हें विवृत कहते हैं। जैसे आ। दूसरा पॉइंट है जिह्वा की स्थिति के आधार पर, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा अपनी अलग अलग स्थिति को प्रदर्शित करती है उन्हें जिह्वा की स्थिति के आधार पर कहते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अग्रस्वर, अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के अगले भाग का प्रयोग किया जाता है वह अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ए, दूसरा है मध्य स्वर, ऐसे दूसरा है मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है या उच्चारण करते समय जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, उ। तीसरा है पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से किया जाता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, आ। तीसरा है ओंठों की आकृति के आधार पर। ओंठों की आकृति के आधार पर मतलब है कि ओंठ की जो हम आकृति के आधार पर जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उसके आधार पर। तो ये तीन भागों में है। इसके तीन भाग हैं। पहला है वर्तुल, वर्तुल मतलब गोली, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे ओंठ गोल हो जाते हैं बोलने में। जैसे उ, ओ, मतलब हमारे ओंठों की आकृति गोल हो जाती है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठों की आकृति गोल होती है वह वर्तुल या गोली कहलाते हैं। इसके बाद है अवर्तुल या अगोली, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख द्वार है, हमारे जो ओंठ हैं वह गोल न होकर खुले हुए होते हैं, जिसे अबोली कहेंगे। जैसे ई, ए। तीसरा है वर्तुल अवर्तुल, अर्थात कि ऐसे
स्वर जिनके उच्चारण में ना मुख हमारे होंठ ना गोल होते हैं, ना ही फैले हुए ना ही खुले हुए होते हैं, उन ऐसे स्वरों के उच्चारण में जैसे आ। अब ऐसे में ना हमारे होंठ की आकृति ना गोल है ना ही फैली हुई है, दोनों तरह से ये आकृति बन रही है। तीसरा है, चौथा पॉइंट है मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब एक पलक झपकने का समय, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, री। महेश्वर सूत्र में आयुड़ रिलीफ के तहत जो भी वर्ण आते हैं वह ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा है दीर्घ। दीर्घ स्वर 2 मात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात वह वर्ण जिनके उच्चारण में थोड़ा तेज आवाज निकलती है, मात्रा का समय बढ़ जाता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह महेश्वर सूत्र में एओंग, एऔच तक माना जाता है। इसके बाद है प्लुत। स्वर का मात्रा के आधार पर यह तीसरा भाग है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में त्रिमात्रा या 2 मात्राओं से अधिक, दीर्घ से अधिक समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आप देखते हैं चौपाई आदि में आ, उ या कहीं पर भी किसी भी शब्द के बाद ये निशान बना होता है, जैसे ओम। अब इसमें हम लंबा बोलते हैं ओम, तो यह त्रिमात्रिक है। 5वां भाग इसका नासिका मार्ग की विवृति के आधार पर, अर्थात नासिका का प्रयोग करके जिन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं उन्हें हम नासिका मार्ग की विवृति के आधार पर बांटते हैं। पहला है पूर्ण, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में पूर्ण नासिका का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण रूप से नासिका के द्वारा किया जाता है, उच्चारित होते हैं, उन्हें पूर्ण कहते हैं। जैसे हाँ, गांव। यहाँ पर पूरी तरह से जो विसर्ग है या वह पूरा नासिका के तहत बोला जा रहा है। दूसरा रंजित। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें कम नासिका का प्रयोग करना पड़ता है, तो वह रंजित कहलाते हैं। जैसे काम, दान, जिसमें आ निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वरों को 5 मुख्यतः भागों में बांटा गया है और इन्हीं के आधार पर हम उच्चारण करते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है और भी इसके विभिन्न भाग हैं, किंतु हम मुख्यतः 6 भागों का अध्ययन करेंगे। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान आप जानते हैं कि किसी भी वर्ण का एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है। उस स्थान को जीवा स्पर्श करते हुए उच्चारण करती है और तभी वर्ण का उच्चारण होता है। पहला है कंठ। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा और हा भी, ये सब कंठ द्वारा बोले जाने वाले वर्ण हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हम कंठ का प्रयोग करते हैं वह कंठ कहलाते हैं। दूसरा है तालव्य, मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा तालु को स्पर्श करती है वह तालव्य कहलाते हैं। च, छ, ज, झ, इया, मतलब च वर्ग तालव्य वर्ग कहलाता है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। इसके बाद है मूर्धा, मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है
वह मूर्धा से उच्चारित होते हैं, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसके बाद है दंत। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है, दांत को स्पर्श करते हुए उच्चारित करती है, जैसे ता, था, दा, धा, ना, वह दंत कहलाते हैं। ओष्ठ वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हम ओठों का प्रयोग करते हैं, मतलब हमारे जो ओष्ठ हैं आपस में स्पर्श करते हुए उच्चारित करते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये सब ओठ से उच्चारित करने वाले व्यंजन हैं। अगला है नासिका। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, जैसे अंगा, इया, ड़ा, न, मा, इन्हें नासिक कहते हैं। इसके बाद है काकल्य। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण काकल्य के द्वारा होता है, जैसे हा। अगला पॉइंट है वत्स। ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय मूर्धा को जीभ का अगला भाग स्पर्श करता है, वह वत्स कहलाते हैं, जैसे न, ल, र, स। इसके बाद अगला है दंतोष्ठ। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा दंत को स्पर्श करती है और ओंठों का भी प्रयोग होता है, मतलब दांत और ओंठ दोनों के प्रयोग से बोले जाने वाले वर्ण को दंतोष्ठ कहते हैं, जो फ और वा है, फ और वा। अब दूसरा भाग इसका प्रयत्न कर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के निम्न वर्गीकरण है। पहला है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो किसी न किसी उच्चारण स्थान का स्पर्श करते हैं। हमने देखा कि ये जो हिंदी में का से लेकर मां तक के जो 25 वर्ण हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन ही कहते हैं। दूसरा है संघर्षी। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मार्ग और मुख विवर में संघर्ष होता है, वह संघर्षी कहलाते हैं, जैसे प, व, स, ज, ख। इसके बाद है स्पर्श संघर्षी। वह व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु स्पर्श और संघर्ष करते हुए निकलती है बाहर की ओर, उसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं, जैसे च, छ, ज, झ। अगला है अनुनासिक। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है, वह अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे न, म। इसके बाद है लुंठिक। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा ऊपर की तरफ बेलन की तरह रोल होकर उच्चारण होता है, उसे लुंठिक, जैसे र। फिर है उच्छिक्त। ऐसे व्यंजन जिसमें जीवा पूरी तरह ऊपर मुड़कर उच्चारण स्थान को झटके के साथ छूती है, उसे उच्छिक्त कहते हैं, जैसे द, ढ। अगला इसका वर्ग है स्वर तंत्री के आधार पर। व्यंजनों के उच्चारण में इसका भी महत्व है। इसमें दो भाग हैं, घोष, अघोष। घोष वह व्यंजन है जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है, जैसे ग, घ, अंगा, ज, झ, इया। दूसरा है अघोष। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन नहीं उत्पन्न होता है, जैसे क, ख, च, छ, ये अघोष कहलाते हैं। वर्णमाला में देखा जाए तो जो वर्ग हैं उनके पहले और दूसरे सभी अक्षर अघोष हैं और तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर घोष हैं। इसके बाद है 4 नंबर
प्राणत्व के आधार पर, अर्थात ये प्राणवायु का जब हम कम या अधिक प्रयोग करते हैं तो उसे हम प्राणत्व के आधार पर कहते हैं। दो भागों में है, दो भाग में ऐसे बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें कम प्राणवायु मतलब वायु का हमें प्रयोग करना पड़ता है, कम हमें वायु का प्रयोग करना पड़ता है, तो वह अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे क, ग, अंगा। दूसरा है महाप्राण, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें अधिक प्राणवायु का प्रयोग करना पड़ता है, वह महाप्राण कहलाते हैं। जैसे ख, घ। इसके बाद अगला भाग है नंबर 5, सुरगत आधार पर। सुरगत मतलब सुरों के आधार पर। इसे 3 भागों में बांटा गया है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त वह वर्ण है या वह व्यंजन है जिनके उच्चारण में सुरों में आरोह मतलब ज्यादा चढ़ाव होता है, ज्यादा जोर लगाते हैं, मतलब ज्यादा तेजी से बोलते हैं, वह उदात्त कहलाते हैं। अनुदात्त ऐसे व्यंजन जिन्हें स्वरों में हम आरोह मतलब लय या मतलब गीत के समय हम इसमें कम बल लगाते हैं, आरोह की तरफ जाते हैं, वह अनुदात्त कहलाते हैं। तीसरा है स्वरित, ऐसे व्यंजन जो स्वरों में आरोह अवरोह दोनों पाया जाता है, उतार चढ़ाव दोनों पाया जाता है, वह स्वरित व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद छठा बिंदु है उच्चारण शक्ति के आधार पर। उच्चारण के समय हम विभिन्न प्रकार से वर्णों को उच्चारित करते समय शक्ति का प्रयोग करते हैं। कभी किसी वर्ण का उच्चारण करने में हम सशक्त होते हैं, अधिक बल देते हैं, और किसी वर्ण का उच्चारण करने में हम शिथिल होते हैं, कम बल लगाते हैं। तो इसे ही हम उच्चारण शक्ति के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सशक्त, दूसरा है शिथिल। सशक्त और शिथिल आपके अल्प प्राण और महाप्राण जैसा ही है। सशक्त में हम ज्यादा बल लगाते हैं, ज्यादा प्राणवायु खर्च करते हैं, जबकि शिथिल में हम कम प्राणवायु खर्च करते हैं, कम बल लगाते हैं। तो ये रहे आपके स्वरों और व्यंजन के वर्गीकरण। अब आप इसे नोट्स बनाते हुए पढ़ते हुए इनका एक बार उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने से आपको स्पष्ट होगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और किस वर्ण को कैसे हम शुद्धता के साथ उच्चारित करेंगे। इसके लिए आप घर में प्रयास करेंगे, एक बार सभी वर्णों का आप उच्चारण करके सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।